डिसअपियर हो गया। ओके, आप लोगों को DTFS लिखा नज़र आ रहा है? ओके ओके गुड। अच्छा जी, कल हम लोग DTFS पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ये देखा था कि DTFS इस्तेमाल होता है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। और उसमें हम डिटरमिन करते हैं उन सारे के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स या एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो ओके तो हम डिटरमिन करते हैं सारे के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड्स जो कि मिलकर वो पीरियोडिक सिग्नल डेवलप करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कल हम 2 छोटी छोटी सी एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर हम DTFT पे यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कंसर्न टॉपिक है रेस्ट ऑफ द कोर्स के लिए उस पर जाएंगे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो पीरियोडिक सिग्नल गिवन हो सकता है ना, वो 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि हमें उसे इक्वेशन गिवन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और इसकी हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसको हम DTFS अप्लाई करके इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब चूँकि ये डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल है कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में, तो हमें इसके ऊपर DTFS का मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं आइलर आइडेंटिटी लगाकर इस तरह से। ठीक है ना, ये बात तो सारों को पता होगी। अच्छा, अब हम लोगों ने इस टर्म में देखना है कि हमारे पास बेसिकली के की क्या वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास ये जो 2 कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट सिग्नल्स अवेलेबल हैं, एक ये सिग्नल और एक ये सिग्नल, इसमें हमने के की वैल्यू को देखना है। अच्छा, हमारे पास ये जो सिग्नल एक्स ऑफ एन है इसका ऑर्डर क्या है? एन क्या है इसमें, इस पीरियोडिक सिग्नल में? 5। अच्छा, 5 का मतलब ये है कि टोटल 5 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इस सिग्नल में मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा था उसको मैं एक दफ़ा से फिर लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिखूँगी। ठीक है, तो ये बेसिकली अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि या हम इस इक्वेशन को देख कर ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो C1 है उसकी वैल्यू 1/2 है और जो हमारे पास C ऑफ -1 है उसकी वैल्यू भी 1/2 है। ये बात समझ आती है देख कर कि मैंने कैसे लिखी है? यस और नो? दोबारा बोलिएगा। ये बात तो हम सारों को पता है ना कि C ऑफ के क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड ऑफ के हार्मोनिक है। ठीक है, तो अब के की वैल्यू को देखकर हम लोगों ने उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको एक नाम असाइन किया। मतलब के की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये जो 1/2 है ये बेसिकली ये C1 की वैल्यू है। यहाँ पर के की वैल्यू -1 है तो ये C ऑफ -1 होगा जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अच्छा, अब चूंकि ये जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो
फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज़ पीरियोडिक, ठीक है। खासतौर पे अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें तो वो अब पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि वो उसने पाई से माइनस पाई के दरमियान अपनी शेप रिटेन करनी होती है और उसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो या फिर अगर हम हार्मोनिक्स की बात करें तो आपको पता है कि एन के कैपिटल एन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स डिस्टिंक्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो रेपिटेशन शुरू हो जाती है। तो हम एक रिलेशनशिप जो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का मार्कर यूज़ करती हूँ, वो ये है कि सी ऑफ के यानी कि जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है दैट वुड बी सेम एज सी ऑफ के प्लस माइनस एन और फिर सी ऑफ के प्लस माइनस 2n एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बेसिकली तो 5 डिस्टिंक्ट हार्मोनिक्स चाहिए ना, तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो प्लीज़ मैं इसको हटाने लगी हूँ कि अब मेरे पास जो एक्स ऑफ एन अवेलेबल था, ठीक है, जिसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था विच वाज cos 2π/5n, अगर मैं इसका DTFT प्लॉट करना चाहूँ, मतलब एम्पलीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस की भी हम बात नहीं करते, तो उसको हम प्लॉट करेंगे। मैं अभी के का भी जिक्र करती हूँ कि के यहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन अगर हम सी ऑफ के को वर्सेस के प्लॉट करें, ठीक है, तो हमारे पास एक मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो ये है कि के इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर 1/2 मैग्नीट्यूड का एक सैंपल आएगा हमारे पास, और इसी तरह से यहाँ पर -1 के ऊपर मतलब 1/2 एम्पलीट्यूड का सैंपल आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मतलब दोबारा ही सैंपल हमें कब मिलेगा, ये वाला सैंपल रिपीट हो गया नेक्स्ट किस केथ इंस्टेंट पे मिलेगा? हाँ, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 पे, ये k इज इक्वल टू 1 पे है ना, ठीक है, ये k इज इक्वल टू 1 पे है, तो ये रिपीट, ये दोबारा कब मिलेगा? जी, ये वाला जो 1 वाला है 6 से मिलना चाहिए ना अब, ठीक है। मतलब ये k की अगर वैल्यू है तो यहाँ पर k प्लस 1, और अगर मतलब इसी को मैं दोबारा देखूँ तो ये मुझे एक दफ़ा 11 पे भी मिलेगा, यस, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से चूंकि इसकी कब कॉपी तो दोनों तरफ बननी है, तो एक मिनट, मैं ये चाहूँगी कि इसको मैं इस तरह से लिखूँ और इसको फिर मैं जस्ट टू शो कि ये हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, और ये मुझे नेगेटिव के पे कहाँ पे मिलेगा? हाँ, ये जो 1 जिसको मैंने सर्कल में सॉरी बॉक्स में शो किया हुआ है, -4 में, यहाँ -4 पे, ठीक है, और उसके बाद एक दफ़ा -9 पे, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो ये मैंने बनाया ना, ये सारे, ये सिर्फ ये जो 1 वाला है इसकी रेप्लिकेटेड कॉपीज़ बनाई हैं। अब अगर मैं -1 वाले को देखूं तो इसकी मतलब इसको मुझे अब आगे और पीछे मतलब इसमें के की वैल्यू में मैं +-n करूं या +-2n करूं, तो इसकी मुझे कॉपी मिलेगी एक यहाँ पे 4 पे, ठीक है, और एक यहाँ पे 9 पे, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे एक यहाँ पे ये मिलेगी -6 पे,
और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ है ना, चूंकि वो एग्जिस्ट मतलब किसी उनका मेरे पास एम्पलीट्यूड नहीं है, इसका मतलब है कि वो ज़ीरो हैं, तो हम यहाँ पर ज़ीरो शो कर सकते हैं। 7 8 9 10 11, ठीक है। 2 3 7 8। तो अगर आप अब इसको देखो तो ये हमारे पास एक इसका जो है ना पीरियोडिक स्पेक्ट्रम वो अवेलेबल है। ये बात समझ आएगी कैसे हम लोगों ने इसका स्पेक्ट्रम बनाया है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इस सिग्नल का। ओके अच्छा, अब जी इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे वो बताओगे दोबारा बताना, तो फिर वो तो अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा ना। एग्जैक्टली क्या बात समझ नहीं आई कि ये एन पे मतलब के प्लस एन पे रिपीट क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आया। अच्छा, इसलिए क्योंकि अच्छा एक तो मेरा अंदाज़ा है ना कि आपको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आई, प्रॉब्ली आपने शुरू के कुछ लेक्चर्स मिस किए थे। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट या एडवाइस कि आप ज़रूर देखो। एक्चुअली होता यूँ है कि हमारे पास जब भी कोई डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं दे कैन बी मैक्सिमम n इन नंबर, ठीक है। अच्छा उससे अब हार्मोनिक्स पता ना क्या होते हैं। ओके अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में अगर हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी ओमेगा है तो उसके जो हार्मोनिक्स होंगे वो वन ओमेगा तो ये इटसेल्फ है ना, 2 ओमेगा 3 ओमेगा और उसके बाद इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात करें तो डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम हार्मोनिक्स हो सकते हैं ना वो कैपिटल N हो सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है वो फिर बहुत हम बेसिक्स में चले जाएंगे क्योंकि ये याद है। ओके अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो केथ हार्मोनिक है ना वो वापस रिपीट होता है जब के में हम कैपिटल N ऐड करें। मतलब जो सिग्नल बेसिकली केथ फ्रीक्वेंसी में बनता है, अगर हम के प्लस एन के में एन ऐड करके इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्लॉट करें टाइम डोमेन में तो ये दोनों सिग्नल्स देखने में एक जैसे होंगे, ठीक है। ये इस बात का मतलब है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, हाँ वो स्पेक्ट्रम जो बने हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा अब इसमें के क्या चीज़ है। हाँ जी नहीं, ये डी टी एफ एस है बिकॉज एक्स ऑफ एन एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये डी टी एफ एस है। इसमें के क्या चीज़ है। जी जुहेब, हारमोनिक अच्छा ये कम से कम 70% इसको मैं करेक्ट कह सकती हूँ, लेकिन एक टर्म साथ और लगेगी। हाँ क्या, ये हार्मोनिक नंबर है। इस बात अच्छा, अब ये जो k इज इक्वल टू 1 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब इसको मैं ओमेगा 1 कह सकती हूँ बिकॉज ये जो सबस्क्रिप्ट है ये k शो कर रहा है, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो मैंने ओमेगा 1 लिखा। अब यानी कि ये जो c ऑफ k है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये किस फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करता है, यहाँ पर ओमेगा क्या है। यस विच वुड बी 2π/5 इंटू 1, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो जो मैं चीज़ ये बताना चाह रही हूँ, ये जैसे सिग्नल है ना, मतलब ये जो फोर्थ के इज इक्वल टू 4 के ऊपर जो सैम्पल यहाँ पे अवेलेबल है इसको हम कह सकते हैं ओमेगा 4 एंड इट कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि दिस फ्रिक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज 2π/5 और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 4, ठीक है। अच्छा अब ये सिग्नल की जो पीरियोडिसिटी है ना वो बेसिकली एग्जिस्ट करती है n इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, मतलब मुझे कहाँ तक स्टॉप करना चाहिए, 4 पे।
ठीक है, ये टोटल 5 सैम्पल्स हैं इस सिग्नल में, यानी कि ये टोटल 5 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलजुल कर ये सिग्नल बना रहे हैं, और बाकी तो सारी आपके हमारे पास रिपीटेड कॉपीज़ हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखना चाहें, अच्छा ये वाली जो रेंज है ना, ये जो मैं 0 से लेके 4 तक गई हूँ, ये बेसिकली मैं 0 से 2 पाई की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं इसको -पाई से पाई देखना चाहूँ तो वो ये वाली रेंज बनेगी। ठीक है, मतलब यहाँ -2 से लेकर 2 तक। -1 नहीं, -1 अगर, अच्छा ओके, अब ये सवाल जो है ना कि -1 इसकी कॉपी है, डिपेंड करता है कि मैं फंडामेंटल रेंज किसे कह रही हूँ। अगर मैं फंडामेंटल रेंज इसे कहूँगी ना, मतलब 0 से लेकर 2 पाई की ड्यूरेशन को, तो फिर ये मतलब ये इसकी कॉपी बनेगा। -1 वाला सैंपल जो है वो इस सिग्नल की कॉपी कहलाएगा। लेकिन अगर मेरी फंडामेंटल रेंज ये होगी जो मतलब -पाई से पाई बनती है, तो फिर मैं इस सिग्नल को, यानी कि जो k = 4 पे है, वो फिर इसकी कॉपी होगा, यानी कि जो k = -1 वाला सिग्नल है, फिर ये ओरिजिनल सिग्नल कहलाएगा, ये कॉपी कहलाएगा। तो डिपेंड करता है मेरी फंडामेंटल रेंज में कहाँ से कहाँ तक लेती हूँ। दोबारा बोलिए जोहेब, अगर यहाँ पे क्या होता? जी, कॉस की जगह साइन होता। अच्छा, उसका एम्पलीट्यूड यही रहता, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम का देखो तो मैंने यहाँ मॉड डाला, क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाया, मैंने फेज स्पेक्ट्रम बनाया ही नहीं है, तो उसके फेज स्पेक्ट्रम में डिफरेंस आता। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऐसा ही रहता। अच्छा, मुझे लगा था कि रेयान ने बीच में कोई बात करने की कोशिश की है। ओके ओके, अच्छा, यहाँ पे किसी और का कोई सवाल है? नहीं है, ओके। अब आप लोगों ने एक चीज़ ट्राई करनी है, और मैं शायद जो आजकल मैं असाइनमेंट पोस्ट करूँ प्रॉब्लम है उसमें मैं भी डाल दूँगी कि ये मैंने आपको cos 2π/5 का एक जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है, मतलब ये चूँकि पीरियोडिक सिग्नल है, इसके ऊपर हम DTFS अप्लाई करेंगे अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं तो DTFS अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आया है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम या एम्पलीट्यूड प्लॉट, वो हम लोगों ने मतलब यहाँ पे करके देखा। अब आपने करना ये है कि इसी सिग्नल का कोई कोई हार्मोनिक लेना है। लेट सपोज कोई भी, अगर हम सेकेंड थर्ड हार्मोनिक इसका अज्यूम कर लेते हैं, 6π/5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप ज़रा इसका प्लॉट इसके ऊपर DTFS अप्लाई करके इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करके देखो कि वो कैसा बनता है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करके उसको कंफर्म भी कर सकते हो कि आपने ठीक बनाया कि नहीं। वैसे ये आपकी होपफुली मैं कोई असाइनमेंट में भी इस क्वेश्चन को डाल दूंगी, लेकिन इन द मीन वाला प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जस्ट टू सी कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल जो है वो दो तरह से होते हैं। मतलब हमने जब इसको एग्जांपल 1 इसलिए कहा था कि पीरियोडिक सिग्नल की एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन गिवन हो और वहाँ से आगे हम उसका DTFS निकालें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ इक्वेशन हमारे पास ड्राइंग हो उसकी, यानी कि उसका कुछ गिवन हो, क्या कहना चाहिए, सैम्पल्स ड्रॉन गिवन हो। ठीक है, तो लेट सपोज कि x(n) अगर हम प्लॉट करें, मतलब अगर हमें प्लॉट उसका मिले और इस तरह से, ठीक है, इसका पीरियड कितना है, 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टोटल 4 सैम्पल्स होंगे, 4 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे जो कि मिलके सिग्नल को बनाएंगे। जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा
2 पाई बाय 4, ठीक है। और साथ हमारे पास आएगा n और k, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सिर्फ C0 से लेकर C3 तक जो हमारे पास कोफिशेंट्स आते हैं, मतलब इनके जो एम्पलीट्यूड्स आते हैं उनकी वैल्यूज़ लिख दूँगी, और आपने फिर ये करना है कि उनको ज़रा इवैल्यूएट करके देखना। मतलब C0 जो इसमें DC कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है, उसकी वैल्यू 3/4 है। अच्छा, इन सारों का एम्पलीट्यूड हम इसको 1 ले सकते हैं, या मतलब 1 लेने से ये यहाँ पर 3/4 आता है। ठीक है, ये मेरे पास जो 4 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो कि एडअप होके ये पीरियोडिक सिग्नल बनाएंगे, उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में हमें पता है कि वो क्या होंगी, या एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। C2 के साथ जो लिंक्ड फ्रीक्वेंसी है हम उसे ओमेगा 2 कहेंगे, और ओमेगा 2 बराबर होगी 2 पाई बाय n इंटू के, विच इज़ 2, और n भी हमें पता है कि उसकी वैल्यू 4 है। यहाँ पे n is equals to 0 to 3 की जगह k is equals to 0 to 3 होगा या n होगा? I don't understand, दोबारा बताएं। मैम ये 1 डिवाइड बाय कैपिटल N समेशन n is equals to 0 to 3, मैम ये पूछ रही थी। हाँ, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे n होगा, यस मैम। ठीक है। तो अच्छा जी, ये आप लोगों ने करके देखना है। अच्छा, हम जो है ना फ्रीक्वेंसी, अच्छा नहीं, हमने एक और सवाल करना है, ओके, क्योंकि उस सवाल से आगे फिर हम DTFT को समझने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल हमें करना पड़ेगा, ओके। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने सब नोट कर लिया तो मैं स्लाइड को हटा दूँ। मैम ये C1 और C2 मैम इसको पीरियड्स को देख के मैम आए हैं C1 और C2। नहीं, मैंने इन्हें इस कैलकुलेशंस की और फिर ये आए हैं। अच्छा मैम, आपने डायरेक्ट लिखा? मैंने डायरेक्ट लिखा, बिल्कुल। और मैं आपसे एक दफ़ा कहूँगी कि इनको कंप्यूट करके आपको एक दफ़ा देख लेना चाहिए, ताकि आपके हाथ से ही प्रोसेस गुजर जाए। हाँ जी, साइड रिमूव कर दूँ? रिमशा, आप अवेलेबल हो? अच्छा जी, रिमशा की आवाज़ नहीं आ रही जी। इतरत, आप हो? यस मैम। ओके, ये साइड हटा दूँ मैं? यस मैम। ओके। अच्छा, अहमद यहाँ पे है? मुझे अहमद का नाम नज़र नहीं आ रहा। चलें, ओके, अब हम एक पीरियोडिक सिग्नल का DTFS फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। और वो कुछ सिग्नल इस तरह का है कि उसमें कुछ, फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट होकर L-1 तक उसमें नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, और फिर उसमें कुछ ज़ीरो वैल्यूज़ आती हैं। तो मतलब लास्ट जो सैम्पल इस पे ज़ीरो वैल्यू है उसको हम N-1 कह सकते हैं, और फिर N से दोबारा नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ शुरू हो जाती हैं। फिर मतलब ये टोटल L वैल्यूज़ होंगी जो कि नॉन ज़ीरो होंगी, और फिर उसके बाद कुछ ज़ीरो वैल्यूज़ आएंगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। बात समझ आई?
L नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, उसके बाद N माइनस L ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, एंड सो ऑन। ये कुछ सिग्नल कुछ इसी तरह से हमारे पास चलेगा। हम लोगों ने DTFS अप्लाई करके इसके जो कोफिशिएंट्स हैं C ऑफ केस वो निकालने। तो हमारे पास जो C ऑफ K का फॉर्मूला है क्योंकि अच्छा इसका जो टाइम पीरियड है ना वो n बनेगा, 0 से लेकर n-1 तक जो सिग्नल है वो बेसिकली आगे और पीछे रिपीट हो रहा है। तो 0 से लेकर n-1 तक हम इसका टाइम पीरियड लिखेंगे, जो मतलब जो सैम्पल्स इसके टाइम पीरियड में आते हैं। और ये आ गया इसका एक्सप्रेशन। और इसमें अगर हम देखें तो इसका जो अपर लिमिट है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं L-1 से, क्योंकि L से लेकर जो n-1 तक सैंपल थे उन सबकी वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर x ऑफ n में जब वो ज़ीरो वैल्यूज़ आएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सप्रेशन कंप्यूट तो फिर होगा नहीं। हाँ जी, बात समझ आइए कि ये n-1 से L-1 कैसे हुआ। ओके अच्छा, अब C ऑफ ज़ीरो हम सबसे पहले DC कंपोनेंट देखते हैं। तो वो जब आप इसको कंप्यूट करोगे अगेन तो वो आपके पास आएगा L/n। अब मैं इसको कंप्यूट नहीं कर रही, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इसे कंप्यूट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप देखो तो n की जगह तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो जब मतलब k की जगह तो ज़ीरो हो जाएगा ना जब हम C ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। तो ये e⁻0 तो ये टर्म तो ऑल टुगेदर हो जाएगी 1। बाकी आप लोगों ने 1 को ऐड करना है L टाइम्स, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी समेशन के अंदर है वो L आ जाएगा, और ये बाहर 1/n तो ये L/n आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम कंप्यूट करें नॉन DC कंपोनेंट्स, यानी कि k को कंप्यूट करना है सच दैट कि k इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास एक फिनिट ड्यूरेशन या फिनिट नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, जो समीशन हमारे पास 0 से शुरू होकर L-1 तक जा रही है, तो हमारे पास इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला अवेलेबल है हम वो अप्लाई करते हैं। अगर किसी को समझ ना आए कि मैंने ये कैसे किया है तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि फिर हम मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये लिखा कैसे है। जी समझ आया मैंने कैसे लिखा है? मैम हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, यस। L+1 अगर a⁻n की समेशन हो रही हो n सैम्पल्स के लिए, ठीक है, तो उसको हम मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं ना कि 0 से लेकर n-1 तक जाएंगे, तो जाहिर सी बात है टोटल n सैम्पल्स की बात करें तो वो इसकी पावर यहाँ पर आ जाएगी और नीचे ही इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। जी जी बोलिए। नो मैम ठीक है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने जी मैम पहले हमने C0 के लिए हम लोगों ने फाइंड की थी वैल्यू L/n। मैम अभी यहाँ पे C1 के लिए भी हम लोग करेंगे मैम। आपने नहीं मैंने जनरल कर दिया ना, मैंने जनरल कर दिया, मतलब मैंने C0 की अलग से कंप्यूट कर दी, वो DC कंपोनेंट था। अब मैं इसको एक जनरल टर्म निकालने लगी हूँ। अब जो मेरे पास फाइनल क्लोज फॉर्म सोल्यूशन आएगा उसमें जब मैं k की फिर कोई भी वैल्यू अप टिल n-1 कोई भी 1 से लेकर n-1 कोई भी वैल्यू डालूंगी तो मुझे फिर उस फॉर्मूले से आंसर मिल जाएगा।
मुझे फिर अलग अलग कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ेगी n-1 कंपोनेंट्स की। ठीक है, जनरल फार्मूला हम इवेल्यूएट करने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो न्यूमरेटर में, तो हम ज़रा स्प्लिट करने लगे हैं इसको इस तरह से कि ये मतलब 2l को अगर हमने देखा तो अगर हम देखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं पाई के एल अपॉन एन और e⁻⁻ माइनस जे पाई के एल अपॉन एन। और इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठीक है। समझ आ गई कैसे लिखा है? अच्छा, अब आगे मैं एक दो स्टेप स्किप करूँगी, लेकिन सिर्फ मैं बता दी कि जैसे हम लोगों ने किया क्या है। जैसे न्यूमरेटर में जो नेगेटिव पावर थी, अब हम उसको 1 डिवाइडेड बाई करके लिख सकते हैं, तो वो इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, अब आपने यानी करना यूँ है कि न्यूमरेटर में मतलब आप एलसीएम ले लेना है। ठीक है, सिंपली। ठीक है, तो जिस वक्त हम लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास मेरे पास जगह है इतनी कि मैं इसको यूटिलाइज कर सकूं। नहीं, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद अच्छा, अब इन दोनों के जो अपने अपने डिनोमिनेटर्स है उसको हम कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ क्या, e⁻⁻ पाई के अपॉन एन इंटू l-1। ये थोड़ा सा थिक मार्कर है तो शायद आपको थोड़ा ब्लर्ड नज़र आ रहा होगा। e⁻⁻ पाई के एन इंटू l-1, और आप इसको वेरीफाई भी कर लेना जब आप इसे कंप्यूट खुद करोगे तो। अच्छा, अब आयलर आइडेंटिटी लगाएं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया ये एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया ये एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट की पावर में वो ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको जो है ना दिखाने का एक मकसद, इसको डिराइव करने का एक मकसद था, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात ये बता दूँ कि जो सी ऑफ केज हमारे पास निकले हैं। अच्छा, पहले तो मैं ज़रा रेयान से पूछना चाहूँगी। रेयान, देखो, अब हमने ये चीज़ निकाली है ना, अब यहाँ पर हम के की वैल्यू को 1 से लेकर n-1 तक जो भी पुट करें तो हमारे पास डायरेक्टली उस के अगेंस्ट एम्पलीट्यूड आ सकता है। ओके? अच्छा, अब हम लोगों ने हम इस सी ऑफ के, बिकॉज सी ऑफ के इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सी ऑफ के को हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड और फेज़ की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो तो बेसिकली ये आपको नज़र आएगा कि ये उसका एम्पलीट्यूड है, और जो ये वाली चीज़ है ये बेसिकली उसका फेज़ है। ठीक है, माइनस पाई के डिवाइड बाय n इंटू l-1, तो ये उसका फेज़ है और सी ऑफ के का
या मतलब kth हार्मोनिक का, ये फेज़ है और ये उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो सारी सी बात है, हम निकाल ही सकते हैं, फ्रीक्वेंसी होगी 2π/n इंटू के बराबर। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने आपको इसको समझाने के लिए ना एक मैटलैब का कोड दिखाना है, जो कि मैम ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज नहीं है? एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, यस मैम, मतलब दो एक ट्रिग्नोमेट्रिक होती है ना, जिसमें मैम ए एन बी एन होते हैं। अच्छा, जो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज है ना, वो मेरा हाल सिर्फ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए होती है, ठीक है। वो डिस्क्रीट के लिए शायद नहीं होती। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ कम करके ना मैटलैब का साइज़ थोड़ा बढ़ाती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैंने क्या करना है। अच्छा, एक मिनट। सॉरी, मुझे एक मिनट दीजिएगा, वो प्रोग्राम मैटलैब प्रोग्राम यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा जो मैं दिखाना चाह रही थी। ओके, अच्छा, ये आप लोग को नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन्स पे? अच्छा, इसका तो मतलब इसका साइज़ क्या इतना बड़ा है कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे इसको देख सको? नहीं नज़र आ रहा? अच्छा, इसका साइज़ मैं तब देखना ये चाह रही हूँ कि मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मतलब आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, इशारों का नज़र आ रहा है। मैं अभी बताना शुरू करूँ कि इस प्रोग्राम में मतलब ये थोड़ा रन करके मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने जो ये चीज़ यहाँ पे इवैल्यूएट किया ना, मैं यहाँ पर इसको प्लॉट करने लगी हूँ। तो मैं इसको शुरू कर लूँ? ओके, अच्छा, अब पहली दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है। एल को मैंने लिया है 10, इसका मतलब ये है कि मेरे पास पहले 10 सैम्पल्स नॉन ज़ीरोज़ हैं। मैं ए के ऊपर अभी आती हूँ कि ए क्या चीज़ है। और फिर मैंने कैपिटल एन को मतलब ए इंटू 20 डिफ़ाइन किया है। ए चूँकि शुरू मतलब मैं एन की जो लेंथ है ना वो ए के थ्रू कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब n इज इक्वल टू, जब इसको मैं पहली दफ़ा रन करके आपको दिखाऊंगी तो n इज इक्वल टू 20 होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 10 सैम्पल्स यूनिटी वैल्यू के हैं, यानी कि 1 वैल्यू के हैं, और 10 सैम्पल्स 0 वैल्यू के हैं। ओके, नो मैम दोबारा बताओ। अच्छा, जब मैं इसको अभी जब मैंने a को 1 रखा, l की वैल्यू है 10 और n की वैल्यू है 20, ठीक है, बिकॉज a की वैल्यू 1 है। मैं n मतलब जो सिग्नल का पीरियड है, जो फंडामेंटल पीरियड है यहाँ पर, उसको मैं a के थ्रू कंट्रोल करूँगी। इज फंडामेंटल पीरियड। n इज़ फंडामेंटल पीरियड, कैपिटल N, जो हमें यहाँ पे जो शो हो रहा है, अगर आप अपने पास रिटर्न फॉर्मूला देखो तो, ठीक है। अच्छा, n फंडामेंटल पीरियड है और l जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था,
ये सिग्नल हम लोगों ने बनाया था ना शुरू में, ठीक है, जिसमें शुरू में L सैम्पल्स की वैल्यू 1 थी और उसके बाद N माइनस L सैम्पल्स की वैल्यू 0 थी। टोटल जो सिग्नल का ड्यूरेशन है ना वो है N, ठीक है। जो पहले L सैम्पल्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और उनकी वैल्यू 1 है, और अगले जो N माइनस L सैम्पल्स हैं उनकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपने यहाँ पे देखना है कि फॉर द टाइम बीइंग L की वैल्यू 10 है, यानी कि पहले 10 सैम्पल्स नॉन ज़ीरो हैं, और N इज इक्वल टू 20 है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट अपकमिंग जो 10 सैम्पल्स हैं उनकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इस सिग्नल के जब मैंने 40 सैम्पल्स लिए, इसका मतलब है कि मैं 2 पीरियड्स के लिए इसको देख रही हूँ। और ये अगर आप देखो तो जो मैंने न्यूमरेटर इवेल्युएट किया है, ठीक है, साइन पाई बाय एन इंटू के एल, ये मैंने नाम मतलब मैंने एक वेरिएबल रखा है न्यूमरेटर के नाम से बनाया, और ये मैंने डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे लिखा है विच इज़ साइन ऑफ पाई के बाय एन, ठीक है। ये लाइन कमांड लाइन नंबर 10 और 11 ये समझ आ रही है देख के? Yes, ma'am. ओके अच्छा, ये मेरे पास अब x का ये एक्सप्रेशन आ गया, मतलब बेसिकली x जो है ना दैट इज c ऑफ k, ठीक है। यहाँ पे बल्कि c ऑफ k ही इसको होना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इस c ऑफ k को मैं प्लॉट करूँगी थ्रू स्टेम प्लॉट, और ये क्या चीज़ है? अगर मैटलैब से आप लोगों की थोड़ी सी वाकफियत हो तो आपको पता होगा कि ये जो पहली टर्म लिखी जाती है दैट इज़ फॉर एक्स एक्सिस, और कॉमा के बाद जो चीज़ लिखी जाती है, जैसे मैंने c अंडरस्कोर k लिखा तो दैट इज़ फॉर वाई एक्सिस, लेकिन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बेसिकली क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? क्या है? Omega. Omega. ओमेगा के। थैंक यू वेरी मच कि आपने जवाब दिया, या जिसने भी जवाब दिया थैंक यू वेरी मच, बिकॉज मैं बड़े दिल से चाह रही थी कि आप गलत जवाब ना दो। मैं के की बजाय इसको ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट कर रही हूँ सी ऑफ के को, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन, और इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की शक्ल सूरत कैसी आती है। अच्छा, ये मेरा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम आया है, और अभी फॉर द टाइम बिंग आपको शायद इसको मतलब सिर्फ इस फिगर को अकेले देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम जिस मकसद के लिए इसको बनाया है ना, इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखा रही हूँ वो अभी फुलफ़िल नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास हुआ यूँ है कि 0 से लेकर जो मेरे पास लास्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 2 पाए हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 2 पाए तक मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी कम मतलब है ना उसके उनके अगेंस्ट जो भी एम्पलीट्यूड्स हैं वो प्लॉट हो गए हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ a को 2, ठीक है। a को 2 करने से बेसिकली क्या होगा? हमजा आप बता सकते हो कि a को 2 करने से क्या होगा? आप कर्सर से हेल्प ले सकते हो जी। अच्छा नहीं, मैं हमजा लतीफ़ समझ रही थी, लेकिन ठीक है, मीर हमजा आप बोलिए। एन हमारा टाइम पीरियड है, वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसमें होगा बेसिकली क्या कि पहले 10 सैम्पल्स जो हैं वो तो नॉन ज़ीरो हैं, मतलब उनकी वैल्यू तो 1 है, लेकिन अब जो मैंने जो ज़ीरो वाले मतलब जो जी ज़ीरो था ना, ज़ीरो वैल्यूड सैम्पल्स वो बढ़ा दिए हैं। तो अब इस वाले फॉर्मूले के मुताबिक मेरे पास बेसिकली 30 ज़ीरो वैल्यूड सैम्पल्स हैं। यस Yes, ma'am. ओके अच्छा, यहाँ पे की हमने 1 to 40 किया, तो यहाँ पे मैम हमें k की रेंज 1 से 14 तक के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैम यहाँ पे k 1 रेशियो 40 दिया था। अच्छा यस मैम, तो मैं k की x एक्सिस पे 40 तक मुझे अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैंने ऐसे क्यों किया, बेसिकली मैं थोड़े से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्लॉट करके देखना चाह रही हूँ ना, कि उससे थोड़ा सा हमें एक कंप्लीट पिक्चर ज़रा मिल जाएगी।
मतलब अच्छा ओके, लेट मी सी कि ये इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक्चुअली हो रहा है 0 से लेकर n तक। अच्छा मैं सोच के बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे 40 क्यों लिखा हुआ है। अभी फ़िलहाल हो सकता है कि मुझे इसके प्रोग्राम को चलाने तक थोड़ा सा याद आ जाए। अच्छा अब मैंने किया यूँ है कि a को 2 किया है और इसको मैं प्ले करती हूँ और ये मेरे पास इसकी जो है ना अब सी ऑफ के इस तरह का आया है कुछ। अच्छा एक दफ़ा ए को 3 कर दूँ और ए को 3 करने से होगा बेसिकली यही कि टाइम पीरियड मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है। और टाइम पीरियड इसी तरह से बढ़ रहा है कि जो मेरे पास नॉन ज़ीरो सैम्पल्स है दे आर स्टिल 10 इन नंबर, और जो मेरे पास ज़ीरो सैम्पल्स हैं ना, ज़ीरो वैल्यूड सैम्पल्स, वो बेसिकली बढ़ गए हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि आप इन फिगर्स तीनों को देखो और इन्हें ज़रा कंपेयर करो। अगर ये तीनों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हो तो अच्छा अगर आप देखो ना तो इन इन तीनों की जो मतलब लास्ट मैं देखिए पहला या लास्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वो तीनों सिग्नल्स का एक ही है, ठीक है। मतलब ओमेगा 40 कहना चाहिए। ओमेगा 40 इन तीनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का एक ही है, ठीक है। और अगर आप नोट करो कि इनकी बेसिकली जो इन्वेलप है वो तीनों सिग्नल्स का एक ही है, लेकिन अगर हम सबसे ऊपर वाले सिग्नल से नीचे वाले सिग्नल तक जाएं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ए को बढ़ाने से स्पेक्ट्रम कंजस्टेड होता जा रहा है। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये वाला सैंपल और ये वाला सैंपल है, इन दोनों सैंपल्स के दरमियान बेसिकली कुछ नए सैंपल्स इंट्रोड्यूस हो गए जब मैंने अपने टाइम डोमेन सिग्नल में ज़ीरोज़ को बढ़ाया। इसी तरह से अगर मैं इस फिगर नंबर 2 से फिगर नंबर 3 पे जाऊँ जहाँ पर मैंने बेसिकली अपने ज़ीरोज़ को बढ़ाया है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मज़ीद कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। ये बात पता चल रही है देख के? अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे ए को बढ़ाती जाऊँ, मसलन अब ए को अगर हम 10 चलो करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल है। क्योंकि मैं बेसिकली स्टेम यूज़ कर रही हूँ ना तो वो बना के तो मुझे स्टेम प्लॉट ही देगा। हाँ जी ये नज़र आ रहा है और ये देख के पता चलेगा कि मैं मज़ीद बेसिकली अगर मैं ए को यहाँ पर इन्फिनिट किसी तरीके से कर सकूँ तो ये मेरे पास जो स्पेक्ट्रम है यानी कि ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इतने करीब करीब आ जाएंगे कि ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। पता चल रहा है देख के? Yes, ma'am. ओके अच्छा ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव था इस सारी एक्सरसाइज का। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाऊं ताकि आपको मैं वापस वो डायग्राम दिखा सकूं। हाँ जी ये अब ए को बढ़ाने का मतलब ये है कि बेसिकली मैं यहाँ पे जो ज़ीरोज़ है ना वो बढ़ा रही हूँ। ज़ीरोज़ बढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ये वाला नेक्स्ट जो पीरियड शुरू हो रहा है वो बेसिकली इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो ये वाला पीरियड है ये भी बेसिकली पीछे की तरफ चला जाएगा और इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन के बाद ये वाले सैम्पल्स आएंगे। यानी कि ये जो ज़ीरोज़ हैं बेसिकली ये इनकी क्वांटिटी मैंने इन्फिनिटी कर दी, इन सैम्पल्स को मैंने इन्फिनिट कर दिया। तो अगर मैं इसको देखूं ए को इन्फिनिटी करने के बाद तो बेसिकली मुझे कोई इस तरह की चीज़ नज़र आएगी कि बहुत सारे यहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे और फिर ये एल -1 तो एल नॉन ज़ीरो सैम्पल्स होंगे और फिर बहुत सारे ज़ीरोज़ होंगे।
ए को बढ़ाने से कुछ इस तरह की चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। और टाइम डोमेन में जब हमें मतलब इस तरह का सिग्नल मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक इस तरह का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाला सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा। अच्छा, ये सिग्नल जो है ना, हाँ जी, ये सिग्नल जो है ना, ये बेसिकली हम लोगों ने किया यूँ है कि एक पीरियोडिक सिग्नल से हम एक ए पीरियोडिक सिग्नल की तरफ आए हैं, ठीक है। एजम्पशन हम लोगों ने ये ली है कि एक ए पीरियोडिक सिग्नल का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फिनिट होता है, ठीक है, क्योंकि एन भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो ए पीरियोडिक सिग्नल से पीरियोडिक सिग्नल से ए पीरियोडिक सिग्नल की तरफ आने के लिए हम लोगों ने एजम्पशन ये की कि हमारा जो एन है वो इन्फिनिट हो गया, ठीक है। और उस वजह से हुआ यूँ है कि जो नेक्स्ट पीरियड अपीयर होगा वो बेसिकली इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन के बाद अपीयर होगा। और उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में चेंज आता है वो ये कि पहले हम लोगों ने जैसे पीरियोडिक सिग्नल में देखा था कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बेसिकली एक डिस्क्रीट सिग्नल था, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे। लेकिन अगर हम बात करें एक ए पीरियोडिक सिग्नल की, तो उसके नतीजे में जो बनने वाला स्पेक्ट्रम होता है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि उसमें इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी मतलब उसमें जो वो है फंडामेंटल पीरियड उसको वो स्टिल 0 से लेकर 2 पाई तक ही रहेगा, लेकिन उसके जो उसमें मौजूद जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे आर इन्फिनिट इन नंबर, ठीक है। ये बात समझ आई? ओके जी। हाँ, बस क्या आ रहा है? हमारे पास यही स्पेक्ट्रम आएगा जो हाँ जी, स्पेक्ट्रम यही आएगा। ये जो यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है ना, मतलब एक आपको ए को इन्फिनिटी कर दोगे तो होगा यूँ कि ये अभी जैसे आपके पास सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना, सर्कल्स का मतलब है कि अभी भी ये इतने क्लोज इनफ नहीं है और इनमें से हर एक की इंडिविजुअलिटी बरकरार है। लेकिन जिस वक्त हम ए को इन्फिनिटी कर देंगे तो बेसिकली ये बिल्कुल इतने जुड़ जाएंगे कि इनमें से इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिस तरह से कंटिन्यूस टाइम में हम कहते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट का जो सैम्पल है या वैल्यू है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसको वो आपको बेसिकली पूरा रीजन देखना पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल इतने साथ साथ जुड़ जाएंगे कि यहाँ पे इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, अब एक हम बस छोटी सी चीज़ ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो अब हम चूँकि मतलब DTFS हमें करना आ गया था और हमें DTFT उसी नॉलेज से निकालना है, तो बस एक छोटी सी चीज़ हम कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे ये करना सीखा है बेसिकली कि कुछ हमारे पास इस तरह का सिग्नल था which was basically periodic, और इस सिग्नल को हम मतलब टाइम डोमेन में इस तरह का सिग्नल था और लेट्स सपोज कि उसको हम नाम देते हैं x पीरियोडिक n, ठीक है, XVN। और इससे हम लोगों ने डेवलप किया ये सिग्नल, ठीक है। एक पीरियोडिक सिग्नल था और उसमें हम लोगों ने कैपिटल N को इंक्रीज़ किया और कैपिटल N को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास जो XPN है वो ट्रांसफॉर्म होके कुछ इस तरह के X ऑफ NA बन गया, ठीक है। और अगर हम देखें कि XPN का जब हम निकालना मतलब XPN बेसिकली उसमें फिनिट हार्मोनिक्स है या फिर फिनिट कंपोनेंट से जो कि मिल के वो सिग्नल बना रहे थे, तो इसका जो बेसिकली सिंथेसिस फॉर्मूला है, अच्छा सिंथेसिस इक्वेशन और एनालिसिस इक्वेशन ये तो आप लोगों ने सुना हुआ है ना कि नहीं? अच्छा, जिन्होंने डीसी पढ़ी भी उन्होंने प्रॉब्ली सुना हो। ये हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन है। सिंथेसिस इक्वेशन का मतलब ये है कि मतलब अगर आप इसको अंग्रेज़ी में देखो तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, डेवलप करना, ठीक है। तो ये वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बेसिकली मिलजुल कर सिंथेसाइज कर रहे हैं एक टाइम डोमेन सिग्नल,
ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो दो तीन एग्जाम्पल्स की हैं जिसमें हम सी ऑफ के निकाल रहे थे, ठीक है, सी ऑफ के हम कंप्यूट कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने मसलन ये वाली इक्वेशन जो थी ये इस्तेमाल की थी, इसमें एक्स ऑफ एन हमारे पास अवेलेबल होता था और हम इसको एनालाइज कर रहे होते थे, ठीक है। एनालाइज ये एनालिसिस इक्वेशन कहलाती है। एनालिसिस का मतलब ये है कि एक्स ऑफ एन अवेलेबल है और उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ रहे हैं, हम उसके सी ऑफ केज निकाल रहे हैं, यानी कि हम उसको के कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वो के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे, और हम सिंथेसाइज कर रहे हैं अपना टाइम डोमेन सिग्नल, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। ये जो हमारे पास होती है एनालिसिस इक्वेशन, उसमें माइनस साइन आएगा, सिंथेसिस इक्वेशन में प्लस साइन आएगा। अच्छा, और इसी का जो मतलब जो एनालिसिस इक्वेशन थी हमारे पास, उसको हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, और एक उनकी समेशन में डिफरेंस होता है। जो हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन होती है उसमें समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक जाती है, और जो हमारे पास एनालिसिस इक्वेशन होती है उसमें समेशन की लिमिट्स n इज इक्वल टू 0 से n-1 तक जाती हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये उसकी सिंथेसिस इक्वेशन और ये उसकी एनालिसिस इक्वेशन। अच्छा, अब हम इस पीरियोडिक सिग्नल में n इंक्रीज करके बेसिकली हमें टाइम डोमेन सिग्नल में कुछ इस तरह की सिचुएशन मिली थी। अब हम जब यहाँ पर मतलब इस इक्वेशन में जब हम n को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये लिमिट्स बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, -∞ से इन्फिनिटी, और एक्स पी एन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स ऑफ एन में। मतलब मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। टाइम डोमेन सिग्नल में हम लोगों ने क्या किया कि एन को इंक्रीज किया, एक्स पी एन बेसिकली एक्स ऑफ एन इस तरह का बन गया। अब ये जो हमारे पास एनालिसिस इक्वेशन एक्स पी एन की, इसमें भी मतलब जाहिर सी बात है कि एन को इंक्रीज करके हमने देखना है कि क्या फ़र्क पड़ता है। लिमिट्स में हम लोगों ने चेंज किया और एक्स पी एन को एक्स ऑफ एन लिखा। अच्छा, अब बिकॉज एन को हम लोगों ने इंक्रीज़ किया तो उसको यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में लिखने का फ़ायदा नहीं रहेगा, या मैथमेटिकली हमारे पास इक्वेशन डिराइवेबल नहीं रहेगी। तो इस एन को लेकर जाएंगे हम ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ, और हमारे पास जो अगली इक्वेशन है वो, अच्छा, अब हमारे पास जो ये वाले कंपोनेंट थे ना, क्योंकि के की इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, अब फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स इतने करीब करीब आ जाएंगे कि के वन मतलब के इज इक्वल टू 1 2 3, अब इनको अलग अलग डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो और बेसिकली एन भी हमारे पास अब उसकी भी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, क्योंकि एन को हमने इन्फिनिट कर दिया, वो तो अब उस नंबर एन इन्फिनिट के साथ तो अब हम डील नहीं कर सकते। तो होगा यहाँ पे यूँ कि के बाय एन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक कंटिन्यूस वेरिएबल में, जिसको हम एफ का नाम देते हैं, ठीक है। और ये अब बेसिकली ये जो वाली जो टर्म है ये इन्वेलप बन जाएगी। इन्वेलप का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे मतलब इस माउस को देखो जो कि मैं सिग्नल के एम्पलीट्यूड के ऊपर फेर रही हूँ, कि ये एम्पलीट्यूड के सिग्नल का बेसिकली एम्पलीट्यूड किस तरह से वेरी करेगा। अब ये एन सी के हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, या इसका जो नाम हम रखेंगे वो एक्स ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा, और 2 पाई एफ भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको ओमेगा भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बस यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि ओमेगा हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी के लिए, और जैसे कि आपकी किताब में जो कैपिटल ओमेगा है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, जिस वक्त हम
मतलब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को बेसिकली उनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं, यानी कि ए पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। और अगर हम कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करें और उनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैं रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूँगी वो कुछ इस तरह से होगी, ताकि अगर हमारे पास इस ओमेगा और इस ओमेगा में कन्फ्यूजन हो भी जाए तो कम से कम नोटेशन वाइज डिफरेंस रहे। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए मैं ये नोटेशन यूज़ करूँगी, और अगर हमें कहीं पे कंटिन्यूस टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करना पड़ा तो उसके लिए ये नोटेशन यूज़ होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली डी टी एफ टी की इक्वेशन आ गई। ओके, अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना, अभी है थोड़ा सा टाइम हमें और लगेगा डी टी एफ टी के ऊपर, लेकिन मेरा हाल है कि हम यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल स्टॉप। यहाँ से आगे फिर अगर कोई नया टॉपिक शुरू किया तो वो ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी कोई चीज़ आप लोगों ने समझनी हो या समझ ना आई हो तो वो प्लीज़ आप मुझसे पूछो। इन द मीन वाइल मैं ज़रा ये पैरेलल में ये भी सोचती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने के को 40 क्यों लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो इन द मीन वाइल आप सवाल मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, कोई सवाल नहीं पूछना। ओके, दैट्स स्ट्रेंज। ओके, संध्या आपको सारी बात समझ आ गई है या कुछ भी समझ नहीं आया? मतलब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा, जो मुझे देख के समझ आ रहा है ना वो ये है कि हम लोगों ने इसको 0 से लेके 4 पाई तक प्लॉट करने के लिए के की वैल्यू को 40 लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ये जवाब या एक्सप्लेनेशन कोई इतनी पसंद नहीं आ रही कि हम लोगों ने इसको 0 से लेके 4 पाई तक प्लॉट करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। तो मुझे आप कुछ थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको देख के। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो उसका हार्मोनिक्स है वो 40 हार्मोनिक्स काउंट किए हैं। यस, लेकिन मैं उसकी तरफ वजह जानना मतलब अगर ठीक है हम ए को 1 रखें तो ऐसा ही है, हम लोगों ने मतलब 40 हार्मोनिक्स ही प्लॉट किया, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि 540 मतलब मैंने यहाँ पे 30 क्यों नहीं लिखा या फिर मैंने यहाँ पे 50 क्यों नहीं लिखा, तो मुझे अभी ये चीज़ याद नहीं आ रही इस वक्त। अभी इंक्रीज करके देखें कोई फर्क पड़ता है तो नहीं, मैं बताऊँ, इंक्रीज करने से बेसिकली होगा यूँ, मसलन चलो हम यहाँ पे 60 कर लेते हैं, और ये जो पैटर्न है ना, मतलब ये उसका एक कंप्लीट साइकिल है, ये बेसिकली रिपीट होगा। मतलब जैसे ये मेरे पास आया है तो उसका मतलब एक कंप्लीट जो है ना साइकिल कह लो या पीरियड कह लो, वो प्लॉट करने के लिए मैंने 40 रखा है। वो तो मतलब देख के पता चल रहा है। नहीं, लेकिन स्टिल ये मुझे जवाब इतना पसंद नहीं आ रहा। मैं फिर भी चाहूँगी कि मुझे इसका कोई इससे बेहतर जवाब मिले, तो वो मैं फिर देख के बताऊँगी कि वाई इज़ दैट सो। अच्छा, ओके, आज हम लोगों ने जो है ना 7वें हफ्ते का पहला लेक्चर किया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ओवर वीकेंड एक लेक्चर अपलोड कर दूँ जो कि 7वें हफ्ते का दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, और उसमें कुछ होगा यूँ कि हमारा जो DTF जो मतलब चैप्टर 4 रिमेनिंग है ना वो ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगी, और अगर उसमें टाइम मुझे मिला तो चैप्टर नंबर 5 भी मैं शुरू कर दूँगी। और अगर आप लोगों को कोई मसला हुआ, मतलब उसको समझ नहीं आया आप लोगों को, तो फिर हम ट्यूसडे की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक है, थैंक मैम ये वाला जो लेक्चर
लेक्चर अपलोड होगा? ये तो मैं इंशाल्लाह अभी कर देती हूँ ना, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर है जो कि बेसिकली 7th वीक का दूसरा लेक्चर है, वो मैं इंशाल्लाह मतलब वो ऑफलाइन होगा, वो उसको रिकॉर्ड करके मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी और आप लोग प्लीज़ उसको फिर वहाँ से देख लेना। और कोई उसे मसले हुए तो ट्यूसडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।